अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 पार्लियामेंट से पास हुआ 20 अगस्त 1997 को और प्रेसिडेंशियल एसेंट इसे हासिल हुई 24 अगस्त 1997 को। और उसी दिन जिस दिन सदर से मंजूरी हासिल हुई उसी दिन ये कैम इनटू फोर्स भी हो गया पूरे पाकिस्तान में, यानी कि 24 अगस्त 1997। ये जो डेट्स होती हैं वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं अक्सर औकात कि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो पास कब हुआ। अगर पास के बारे में पूछेगा तो आप 20 अगस्त मार्क करेंगे। अगर कैम इनटू इफ़ेक्ट की बात करेगा, ये प्रेसिडेंशियल एसेंट की बात करेगा, तो आप उसमें 24 अगस्त को मार्क करेंगे। इसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो उसका एक्सटेंड क्या है, तो ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, होल पाकिस्तान पर। ठीक है। एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर टोटल 40 सेक्शन हैं और जो इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेशन क्लॉजेज़ हैं। किसी भी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉजेज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन क्लॉजेज़ समझ आ जाती हैं तो वो वर्ड पूरे एक्ट में जिस जगह पर भी इस्तेमाल होता है आप उससे मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आते हैं उस एक्ट से रिलेटेड तो आप उसकी इलस्ट्रेशन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ इसका ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो डेफिनेशन क्लॉज जो होती हैं किसी भी एक्ट की उस एक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। तो इसी तरीके से इसकी जो डेफिनेशन क्लॉजेज़ हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसके अंदर दो किस्म की फोर्सेस आपको बताई गई हैं। ठीक है। इसके तहत एक आर्म्ड फोर्सेस और एक सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपके पास आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आती है, मिलिट्री। और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपके पास एफसी, फ्रंटियर कॉर्प्स, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी। ये सारी वो फोर्सेस हैं जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट वर्क करती हैं ना, तो इनको एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है। इसके बाद कोड, जिस जगह पर भी कोड का अल्फाज इस्तेमाल होगा CODE, उससे मुराद CRPC होगा, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कोड से मुराद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है। चाइल्ड का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ इससे मुराद 18 साल की उम्र या 18 साल से कम कोई भी बच्चा बच्ची होगी उसे चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर हम लोग लेंगे। कोड से क्या मुराद है? कोड से मुराद ATC यानी कि एंटी टेररिज्म कोड है, जिससे जो प्रोसीजर फॉलो करेगी सेशन कोर्ट का। ठीक है। तो जहाँ पर भी कोर्ट का अल्फाज इस्तेमाल होगा इस एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपने वहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लेना, आपने वहाँ पर ATC यानी कि एंटी टेररिज्म कोड कंसिडर करना है। एक्सप्लोसिव का अल्फाज इस्तेमाल होगा ऐसे मवाद जो कि धमाका खेज़ हों। ठीक है। फायर आर्म, असलहात, फ़ाइन जो है जहाँ पर भी वर्ड यूज़ होगा जुर्माना होगा, कोई भी पेनल्टीज़ जो डलती हैं। और फ्रीज़ का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा उससे मुराद है कि कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसी मनी, पैसा, प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र से रोका गया हो, जिसे प्रोहिबिट किया हो कि ये फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है टेररिज्म की, तो उसे फ्रीज़ कहा जाता है। ठीक है। फ्रीज़ के अल्फाज का वैसे क्या मतलब होता है? मुंजमद कर लेना। तो यहाँ पर भी यही मुराद है, अकाउंट को, मनी को, प्रॉपर्टी को रोक लेना फर्दर ट्रांसफरिंग से। गवर्नमेंट से क्या मुराद है? इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट का वर्ड जहां भी यूज़ होगा उससे मुराद फेडरल गवर्नमेंट होगी। अब इसके बाद जो है सेक्शन 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से MCQs भी आते हैं। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, जैसे अलकायदा, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हों, उस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी तो उसे हम लोग
प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे या फिर उर्दू में कलअदम तंजीम। ठीक है, अब इसके बाद प्रोस्क्राइब्ड पर्सन यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा शख्स जो कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो कि एंटी स्टेट हो। ठीक है, वो कंट्री के अगेंस्ट भी कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, या वो हैट नफ़रत फैला सकता है किसी रिलीजियस पर्सन के अगेंस्ट, किसी रिलीजन के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग प्रोस्क्राइब्ड पर्सन कहेंगे। इसके बाद सेक्टेरियन एक्टिविटी। सेक्टेरियन एक्टिविटी से मुराद है किसी भी एक स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट जो है फ़िरकावारियत फैलाना, जैसे सुन्नी, शिया, देवबंद, बरेलवी, ये तमाम जो हैं एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, मतलब एक इनके बिलीव्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है फ़िरकावारियत फैलाना कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये सही है, ये गलत है, तो वो बंदा भी जो है प्रोस्क्राइब्ड पर्सन में आएगा। इसके बाद कॉलिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस को देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉल अपॉन आर्म्ड फोर्सेस अंडर सेक्शन 4। कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जिस जगह पर भी ज़रूरत होगी उस जगह पर वो आर्म्ड फोर्सेस को कॉल कर सकते हैं कि इस जगह पर हमें टेररिज्म का खदशा है, तो आप इस जगह पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। मजीद ये कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, FC रेंजर्स, कोस्ट गार्ड और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टॉप टेररिस्ट एक्टिविटी बाय गिविंग वार्निंग, देन दे कैन फायर बट परमिशन गिवन बाय BPS 17 और अबव। कह रहा है कि जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी को स्टॉप कर सकती हैं, और वो अगर देखती हैं कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक्टिविटी जो है स्टॉप नहीं हो रही, उनके कंट्रोल से निकल रही है, टेररिज्म होनी है, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी कि FC रेंजर, कोस्ट गार्ड, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, तो वो उस सिचुएशन के अंदर फायर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी भी जगह पर जो उन्हें डायरेक्ट की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर सर्चिंग के लिए इंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये आ गई डेफिनेशन क्लासेस और कुछ चीज़ा चीज़ें एंटी टेररिज्म एक्ट के बारे में। अब देखें आप, टेररिज्म बेसिकली होती क्या चीज़ है? टेररिज्म टू क्रिएट वायलेंस एंड टेरर के किसी के ग्रुप या किसी पॉलिटिकल चीज़ के अगेंस्ट, किसी मजहबी चीज़ के अगेंस्ट, किसी सेक्टेरियन ग्रुप के अगेंस्ट कोई खौफ फैलाना, सही है, कोई तशद्दुद करना, उस तमाम चीज़ों को हम लोग टेररिज्म के ज़ुमरे में लेते हैं। तो हमने अभी स्टडी किया ना, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या कह रही हैं, या प्रोस्क्राइब्ड पर्सन जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो हेट फैला रहे हैं, वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर वर्किंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग उनको एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और उसको ही हम लोग टेररिज्म की डेफिनेशन में भी लेते हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट इज़ 680A 780A। इसे हम लोगों ने बाइसेक्ट किया है, एक तरफ इसकी डेफिनेशंस बताई हैं, दूसरी तरफ इसकी पनिशमेंट बताई है। 680A जो है वो डेफिनेशन क्लॉजेस के साथ डील कर रहा है, 780A जो है वो उनकी पनिशमेंट बताता है। कहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो कि काज करे डेथ, हाईजैकिंग या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम, तावान में किडनैपिंग करे, तो उस किस्म की एक्टिविटी के लिए जो सज़ा मिलेगी वो डेथ सेंटेंस मिलेगी, सज़ाए मौत, या फिर उम्र भर कैद, या फिर जुर्माना। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है टेररिज्म की जिसके अंदर टेररिस्ट ने ये कोशिश की है कि वहाँ पर कोई हाईजैकिंग कर ले, कोई डेथ काज कर ले, किडनैपिंग कर ले फॉर रैंसम, तो उस किस्म की एक्टिविटी के लिए उस टेररिस्ट को क्या पनिशमेंट मिलेगी? सज़ाए मौत, उम्र भर कैद या जुर्माना। इसके बाद कोई टेररिस्ट है, उसने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है जहाँ पर उसने एक्सप्लोजन किए, एक्सप्लोसिव मटेरियल उसने फायर किया, तो उस किस्म के लिए, धमाके के लिए उसे जो है कम से कम 14 साल की सज़ा दी जा सकती है या फिर उम्र भर कैद।
ठीक है, कम से कम 14 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र भर कैद। इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है टेररिस्ट ने जिसके अंदर उसने कोशिश की है कि फ़लाँ शख्स को मार दिया जाए, फ़लाँ ग्रुप ऑफ पीपल को मार दिया जाए, फ़लाँ डिपार्टमेंट्स को उड़ा लिया जाए, या फिर ग्रीवियस बॉडीली इंजरी, उसे एक शदीद किस्म के ज़ख़म पहुँचाए जाएँ, या फिर ग्रीवियस डैमेज टू प्रॉपर्टी, या फिर कोई एक बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी थी, बहुत ही कीमती असासा था, उसे जो है हर्ट करने की कोशिश की गई है। तो इस किस्म की सिचुएशन में टेररिस्ट को 10 साल की कैद या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र भर कैद जो है दी जा सकती है। इसके बाद सेक्शन 6 की सब क्लास 2HN जो है वो बताती है फायरिंग ऑन रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, मतलब कोई ऐसा रिलीजियस मजहबी कोई जुलूस जा रहा था और टेररिस्ट ने उसके ऊपर फायर कर दिया है, उस ग्रुप के ऊपर, उस मजलिस के ऊपर, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्वेंट को कोर्जन किए, या फिर वायलेंस अगेंस्ट पुलिस की, पुलिस मुकाबला अक्सर आप लोग केसेस देखते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की कोई एक्टिविटी टेररिस्ट ने परफॉर्म की है कि उसने रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन के अगेंस्ट फायरिंग की है, या कोई पब्लिक सर्वेंट था उसे कोरिजन के साथ, फोर्स के साथ कोई उसने मैटर किया है, या फिर उसने वायलेंस अगेंस्ट पुलिस की है, तो इस किस्म की सिचुएशन में उस टेररिस्ट को 5 साल की कैद या फिर उम्र भर कैद दी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। इसके बाद कहता है कि कोई टेररिस्ट ऐसा है, प्रोस्क्राइब्ड पर्सन ऐसा है जो किसी सेक्टेरियन रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट ऐसी हैट स्पीचेस करता है जिससे उस ग्रुप को, उन रिलीजियस ग्रुप को बाइसेक्ट किया जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्गलाया जाए, मतलब सुन्नी शिया के अगेंस्ट, शिया सुन्नी के अगेंस्ट। या फिर कोई टेररिस्ट ऐसा है जो कि कानून को अपने हाथ में लेता है, कोई ऐसा काम करता है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ था लेकिन वो फिर भी करता है, तो इस किस्म के टेररिज्म के लिए उसे 2 से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक्टिविटी कॉल्ड एज टेररिस्ट एक्टिविटी इफ अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज। अगेन उन्हीं चीज़ों की फर्दर इलस्ट्रेशन कर रहा है कि उस एक्टिविटी को हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे अगर वो एक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो हम उसे टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है। रिसेंट आपने देखा भी था 9 मई वाला केस के, उसके अंदर क्या कुछ था, तो वो सारी टेररिज्म की ज़ुमरे में आता है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, पब्लिक पार्क्स को तोड़ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स को तोड़ना, पब्लिक बिल्डिंग्स को तोड़ना, कोई भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी करेगा तो वो टेररिज्म के एक्ट में आएगा। इसके बाद सेक्टेरियन एक्टिविटी एंड पनिशमेंट, कोई भी ऐसी सेक्टेरियन एक्टिविटी है प्रोहिबिटेड डेट स्प्रेड सेक्टेरियन हेटेड, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से फ़िरकावारियत जो है उनमें नफ़रत फैल रही है, कोई उसके हाथ में पिक्चर है, कोई ऐसी डिस्प्ले कर रहा है, या फिर कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट उसने किया है, और या फिर उसके पास कोई ऐसे मटेरियल हैं पोजीशन में जिससे वो किसी भी 2 फ़िरकों के दरमियान जो है वो हेट स्प्रेड कर रहा है, तो इस किस्म की एक्टिविटी के लिए उसे 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद कहता है कि पावर टू इंटर और सर्च, के सर्च करने की पावर, पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जैसे FIR वगैरह, उनके पास जो है वो पावर है। आपने देखा है CRPC के अंदर स्टडी किया है, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर अरेस्ट से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड पुलिस की जो है वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल पुलिस है वो सर्च करती है और अरेस्ट करती है किसी भी पर्सन को, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कलअदम करार दे दिया गया है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से,
अब उस प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या उस कलदम तंजीम के उस शख्स के अगेंस्ट कौन कौन से इक़दाम लिए जा सकते हैं, तो उसका नाम ECL में डाला जा सकता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर, ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सके। उसे बैन किया जा सकता है, उसके एसेट्स को फ्रीज़ किया जा सकता है। मैंने आपको फ्रीज़ का वर्ड जो है डेफिनेशन क्लास के अंदर समझा दिया है कि ट्रांसफ़र ना होना। इसके अलावा उसकी जो पब्लिकेशंस हैं उसे सील किया जा सकता है, उसका जो आम का लाइसेंस है उसे विड्रॉ किया जा सकता है, और उस प्रोस्क्राइब्ड पर्सन को या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को पुलिस के सामने भी सबमिट किया जा सकता है। एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक फंड रेजिंग से क्या मुराद है? फंड रेजिंग से मुराद एनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ इट एंड पोजेशन और फंड अरेंजमेंट मनी लॉन्ड्रिंग। कह रहा है कि कोई भी ऐसा फ़ंड जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड पर्सन जो है रखती हैं या उसे इस्तेमाल करती हैं या उनकी पोजेशन में है, या फिर उन फंड्स की अरेंजमेंट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ंड रेजिंग के थ्रू आएंगी, क्योंकि वो तमाम का तमाम फ़ंड जो है वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसी वजह से उसको यूज़ करना जो है वो प्रोहिबिटेड है। इस वजह से उसे जो सज़ा है 5 से 10 साल तक की दी जा सकती है। इसके बाद डी प्रोस्क्राइब्ड पर्सन किसे कहते हैं? कोई ऐसा पर्सन जिसने प्रोस्क्राइब्ड एक्टिविटीज़ की थी लेकिन वो सिलेंडर करता है कि वो आइंदा ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा, अपनी सज़ा पूरी करेगा या आइंदा वो बाज रहेगा, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है डी प्रोस्क्राइब्ड पर्सन। इसके बाद देखते हैं कि ATC जो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश कैसे होंगी, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, उनकी जुरिस्डिक्शन यानी कि इख्तियारात उनके पास कौन कौन से होंगे। कहता है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होगा, जुर्म कमिट होगा, तो वो ATA के तहत होना चाहिए, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट की किसी प्रोविजन की वायलेशन होनी चाहिए, तब ही हम उसे ऑफेंस कंसिडर करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। इसके बाद कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी कंसर्न्ड हाई कोर्ट के साथ जो है कंसल्ट करके किसी भी डिवीजन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एंटी टेररिज्म कोर्ट को बना सकती है। कंसर्न्ड हाई कोर्ट से क्या मुराद है? जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है तो उसकी कंसर्न्ड हाई कोर्ट कौन सी बनती है? लाहौर हाई कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है तो उसकी कंसर्न्ड हाई कोर्ट कौन सी बनती है? पेशावर हाई कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है तो उसकी कंसर्न्ड हाई कोर्ट बनती है कराची हाई कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान है तो उसकी कंसर्न्ड हाई कोर्ट बनती है क्वेटा। तो इस तरीके से जो हाई कोर्ट हैं उनके साथ कंसल्ट करके डिवीजन के अंदर नीड्स के मुताबिक, नेसेसिटी के मुताबिक जो है एक या एक से ज़्यादा एंटी टेररिज्म कोर्ट जो हैं इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट जो हैं उसके अंदर कितने जजेस होंगे? कहता है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर कम से कम एक जज होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर उस जगह पर नीड है तो। मगर कहता है कि अगर किसी ATC की कोर्ट के अंदर एक से ज़्यादा जज होगा तो उसके अंदर जो दूसरा जज होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज आपको पता होगा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव जज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है ना, कि आप जब केस फाइल करते हो तो वो केस या ख़ुद रखता है या मार्क करके किसी दूसरे जज को दे देता है। रैंक तकरीबन बराबर होता है उसका और दूसरे जजेस का, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन होता है उस कोर्ट का, ठीक है, उस जुरिस्डिक्शन का। तो वो केस अपने पास रखे, दूसरे को मार्क करे, वो तमाम एक्टिविटीज़ देख रहा होता है। इसके बाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट हैं उसके जजेस की क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी? तो उसका जज बनने के लिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट पर लग सकता है, या सेशन कोर्ट का जज होगा, या मजिस्ट्रेट होगा, लेकिन आम सादा मजिस्ट्रेट नहीं, वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 30 CRPC, सेक्शन 30 CRPC के तहत
जिस मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है वो भी एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज बन सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा वकील जिसकी 10 साल की स्टैंडिंग हो, एक्टिव प्रैक्टिस हो, वो भी जज बन सकता है एंटी टेररिज्म कोर्ट का। अब ये जो जज हैं ये अपॉइंट होंगे 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के बाद इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा और अगर हाई कोर्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है ये बनेगी किस जगह पर, प्लेस ऑफ सिटिंग इनकी क्या होगी। तो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी हाई कोर्ट के साथ मिलकर कि किस जगह पर एंटी टेररिज्म कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। वो जेल में भी बना सकते हैं, वो किसी कोर्ट के अंदर भी कोई रूम प्रोवाइड कर सकते हैं कि दिस रूम इज़ एंटी टेररिज्म कोर्ट, या फिर किसी और जगह पर भी जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट कंसिडर करे कि इस जगह पर हमें नेसेसिटी है, हमें नीड है, उस जगह पर एंटी टेररिज्म कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 16 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटी टेररिज्म एक्ट का। कहता है कि अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि वो कौन से जज हैं जो कि प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले कुरान पर और आईन पाकिस्तान पर हल्फ लेते हैं। तो याद रहे उसका जवाब हमेशा आप देंगे कि एटीसी के जज, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं, वो हमेशा कुरान पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ लेते हैं कि मैं जो भी करूँगा, जो भी काम करूँगा, खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए करूँगा, आईन और कानून के तहत करूँगा, कुरान और सुन्नत के तहत करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरीके से देखा जाए तो जो जज है एंटी टेररिज्म कोर्ट का वो मुस्लिम भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। अगर मुस्लिम है तो वो प्रोसीडिंग से पहले ओथ उठाएगा कुरान पर और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर। ठीक है, और जो नॉन मुस्लिम जज है एंटी टेररिज्म कोर्ट का, तो देखा जाएगा उसके बिलीफ्स कौन से हैं, उन बिलीफ्स के तहत उससे ओथ लिया जाएगा वो किन चीज़ों पर अकीदा रखता है, और साथ ही साथ उसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी उससे हल्फ लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से जजेस हैं जिनसे ओथ लिया जाता है प्रोसीडिंग से पहले। ठीक है, इसके बाद कहता है कि कोई भी ऑफेंसेस ऐसे हैं, किसी एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया जो कि पीपीसी के तहत भी, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी हिट होता था, साथ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी हिट होता था, तो उन दोनों ऑफेंसेस को एक जगह पर ज्वाइन करके उनका एक सिंगल ट्रायल भी चलाया जा सकता है एक कोर्ट के अंदर। ठीक है, और कहता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इस मकसद के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हायर होंगे जो कि बताएंगे टेररिज्म कैसे हुई, किसके लिए हुई, वो तमाम जो है ना बर्डन ऑफ प्रूफ आपको पता है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है। तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगी बिफोर अ मजिस्ट्रेट, बिफोर अ जज, बिफोर अ एटीसी कि ये किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद आगे देखते हैं कि एंटी टेररिज्म कोड जो है वो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करती है। अच्छा देखें, अगर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाए कि जो एटीसी की कोर्ट है वो किस रैंक की कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के रैंक की, हाई कोर्ट के रैंक की, सेशन कोर्ट के रैंक की, या फिर मजिस्ट्रेट रैंक की, तो आप उसके अंदर टिक करेंगे सेशन कोर्ट के रैंक की। जो एटीसी की कोर्ट होती है, एटीसी की अदालत, वो सेशन कोर्ट के रैंक की होती है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या फॉलो होगा एटीसी की अदालत में। तो कहता है कि सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, जब एफआईआर लॉज होगी सीआरपीसी के तहत 154 के तहत, तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंस्पेक्टर कर सकता है। ठीक है, इंस्पेक्टर कर सकता है, या फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि क्रिएट की गई है किसी ख़ास मकसद के लिए और उसे हेड कर रहा है एसपी जिसका ग्रेड है 18वां ग्रेड जेआईटी। ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और जो इंस्पेक्टर है लोकल पुलिस का वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके बाद ट्रायल की बात करते हैं। जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो स्पीडी ट्रायल के बारे में बताता है
कि कोई भी हीनियस ऑफेंसेस हुए हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना एंटी टेररिज्म कोड के लिए ज़रूरी है। अगर कोई ट्रायल जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं होते तो एंटी टेररिज्म कोड जो है रिटन के अंदर सजेशन लेगी या सबमिशन करेगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इन ग्राउंड की वजह से इन रीजंस की वजह से इस केस का जो ट्रायल है 7 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सका। इसके बाद एडजॉर्नमेंट का बताता है तारीख लेना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन एंटी टेररिज्म जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता तारीख पर तारीख। एंटी टेररिज्म एक्ट कहता है कि किसी भी केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तारीखें ही दी जा सकती हैं, 2 तारीखों से ज़्यादा किसी केस में भी नहीं दी जा सकती। 2 तारीखें भी सिर्फ उस सिचुएशन में जिसमें हैवी कॉस्ट ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस ने कोई ऐसी रीजंस और ऐसे कोई सॉलिड आर्गुमेंट पेश कर दिए हैं जिसकी वजह से जज को लगता है कि यहाँ पर सूटेबल है एडजॉर्नमेंट देना, तारीख देना, तभी दे सकता है। अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर तारीख पे तारीख वाला सीन नहीं है। जज बाउंड है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल जो है वो कंप्लीट करेगा, अदरवाइज वो हाई कोर्ट को राइटिंग में देगा। इसके बाद ट्रायल इन एब्सटेंशिया, मतलब कोई एक्यूज्ड ऐसा है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर एक आपके पास जजमेंट है SCMR 1998 जो कि बताती है कि ट्रायल इन एब्सटेंशिया इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कोई एक्यूज्ड ऐसा है जो कि अवेलेबल नहीं है, उसका ट्रायल होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद कहता है कि कोई एक्यूज्ड ऐसा है जो कि डेलिबरेटली जानबूझकर ATC की अदालत में पेश नहीं हो रहा और बच रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ से, तो ATC की अदालत जो है उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग जारी कर सकती है, वारंट जारी हो सकते हैं ताकि उस बंदे को उठाकर लाया जाए और ATC की अदालत के अंदर पेश किया जाए। ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, एक स्केचेस मैंने बनाए हुए जिसके अंदर हम लोग इस तमाम प्रोसीजर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी जो एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे हिट करेगी। ऑफेंस तो सारे ऑफेंस होते हैं लेकिन वो ऑफेंस एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे होना ज़रूरी है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी। फिर उसके अगेंस्ट FIR लॉ जो होगी सेक्शन 154 CRPC के तहत। फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया है कि मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का बंदा कर सकता है, या फिर JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी हो सकती है जिसके अंदर कम से कम 3 लोग होंगे, कोरम होगा उसका। और उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी पुलिस के पास 161 की, और पुलिस जो है फिर उस बंदे को 24 घंटों के अंदर अंदर प्रोड्यूस करेगा बिफोर मजिस्ट्रेट, या फिर 2 घंटे यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं कि 2 घंटे मज़ीद वो ले सकता है, लेकिन उसने फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के आगे जो है ATC के आगे जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के आगे जो है उसने पेश करना है। इसके बाद चालान जो सबमिट करती है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का जो चालान है 30 दिन के अंदर अंदर जमा करना। अगर 30 दिन में नहीं कर सकती तो मज़ीद पुलिस के पास 3 दिन की एक्सटेंशन है, यानी कि 33 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चालान जमा करना है ATC की अदालत में, ताकि ATC जो है उसका ट्रायल चला सके। अगर ATC समझती है कि ये ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा हीनियस नेचर का है और पुलिस ने जो है मुकम्मल चालान जमा नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ इंटरम चालान जमा करवाया है यानी कि अबूरी चालान, तो पुलिस उसके अगेंस्ट भी जो है उस बंदे का ट्रायल स्टार्ट कर सकती है। अगर तो पुलिस नहीं, ATC एंटी टेररिज्म कोड जो है उस बंदे के अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट कर सकती है अगर उसे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का केस है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी इसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सिर्फ पुलिस के पास ही नहीं है, बल्कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आर्मी के पास भी है। कहता है
If federal government is not satisfied with the investigation, then it can be transferred to other law enforcing agencies, FIA and army. But when the arrest, they send to the police. कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन से पुलिस की सेटिस्फाई नहीं है तो वो इस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आर्मी भी जो हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं किसी मैटर की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस के सामने सबमिट करना है। ठीक है। और इसके बाद कहता है कि जो एंटी टेररिज्म के जो जजेस होंगे उन्हें कुछ प्रोटेक्शन भी हासिल हैं, इम्यूनिटीज़ भी हासिल हैं। वो कैसी, ज़ाहिर सी बात है वो टेररिस्ट के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनकी जो फेस होती है या उनका जो नाम वो होता है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो हाइड रखा जाता है ताकि उनको थ्रेट्स ना हो। ठीक है। तो कह रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रीविलेज या प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं कि हासिल होती है कि वो उस किस्म के ट्रायल को जो है वीडियो लिंक के थ्रू भी चला सकते हैं, स्क्रीन के थ्रू भी चला सकते हैं, ताकि एक्यूज़ को ये ना पता हो कि फ़लाँ शख्स जो है इसका ट्रायल चला रहा है, ये बंदा ATC की अदालत में होता है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो इफ़ेक्ट ना हो, बीवी बच्चे या वो ख़ुद। ठीक है। इसके बाद कहता है कि ATC का जो ट्रायल है वो जेल प्रेमिसेस में भी ज़्यादातर चल रहा होता है। और इसके अलावा कहता है कि कैमरा प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब यही होता है कि वो सुन रहा होता है कि ये एक्यूज़ड है, इस तरीके से तमाम मैटर हुआ। और इसके बाद कहता है कि सज़ा का तरीका क्या होगा, जो ATC का जज है वो सज़ा किस तरीके से देगा। तो कह रहा है कि ATC का जो जज है वो सज़ा नॉर्मल उसी तरीके से ग्रांट करेगा जिस तरीके से मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के अंदर दी जाती है, लेकिन जब सज़ा दे दी जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट देखेगी कि ये सज़ा जो है इसने मुल्की सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो उसको मिसाल बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है उस बंदे को जो है पब्लिकली हैंग भी कर सकती है या पब्लिकली उसको कोई ऐसी सज़ा भी दी जा सकती है ताकि वो लोगों के लिए इबरत बने, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एंटी स्टेट ये बंदा है, इसने मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाया है, इसी वजह से इस बंदे को पब्लिकली इस तरीके से सज़ा दी गई है ताकि ये आने वाले लोगों के लिए मिसाल बने। तो अगेन ये जो है आपकी गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है कि वो पब्लिक या प्राइवेट तरीके से जो है वो सज़ा को ओपन रखें या फिर क्लोज़ रखें। अगर उन्होंने किसी मैटर के अंदर पीपल को डैटर करना होगा, डराना होगा, तो उसके अंदर वो ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि टेररिज्म क्या होती है, किस तरीके से होती है, सज़ाएं कौन कौन सी होती हैं। अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कि मैंने आप लोगों को बता दिया था शुरू के अंदर कि ये पार्लियामेंट से पास हुआ 20 अगस्त 1997 को और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट हासिल हुई 24 अगस्त 1997 को, और उसी दिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर लागू भी हो गया था। इसके अलावा ये कि अगर आप ASF असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन नंबर 19 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्पावर करता है ASF के ऑफिसर्स को कि वो विदाउट वारंट भी किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को जो है अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है तो वहाँ पर वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये पता होगा इतराफ़ जुर्म यानी कि कन्फेशन जो है वो बिफोर द पुलिस एडमिसिबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जज के आगे होती है। लेकिन एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कन्फेशन बिफोर पुलिस इज़ एडमिसिबल अगर वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होती है, तो उस किस्म का इतराफ़ जुर्म जो है वो एडमिसिबल होगा। इसके बाद MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ कि जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, सोशल मीडिया के तहत कोई भी टेररिज्म होगी, कोई भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेगी, प्रोस्क्राइब्ड पर्सन टेररिज्म एक्टिविटी करेगा सोशल मीडिया पर, तो उसको सेक्शन नंबर 11C के तहत पनिशमेंट ग्रांट की जाएंगी।
इसके बाद मज़ीद ये कहता है कि हम लोगों ने पढ़ा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी शख्स को प्रोस्क्राइब्ड पर्सन। इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो भी रिकमेंड कर सकती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया जाए, इस शख्स को प्रोस्क्राइब्ड पर्सन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल इंटरेस्ट के जो कि मैंडेट है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके अगेंस्ट है। इस वजह से मुल्की सतह पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसको भी क्या किया जाए, इसको भी प्रोस्क्राइब डिक्लेयर किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिकमेंडेशन पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।